You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. ये कितने बच्चों को ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है? मतलब थोड़ा डिले हो रहा है या फिर ऐसा कुछ बात हो रहा है? कि मुझे तो ये चीज अभी फेस हो रहा है कि मीटिंग स्टार्ट होने में इट इज टेकिंग टू मच टाइम। वो ब्लैक स्क्रीन काफी देर तक स्टार्ट ही नहीं कर रहा है उस ब्लॉक को। कितने लोगों के साथ अभी आज ऐसा हुआ है या फिर अभी विद इन 2 और 3 क्लासेस ऐसा हो रहा है? एनीवन फेसिंग द प्रॉब्लम? ये सबका नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसा ही? ओके। क्योंकि अगर एक आध बच्चों को इश्यू आ रहा है तब तो फिर वो प्रॉब्लम मेरा अपना ही होगा, लेकिन अगर ज्यादा बच्चों को आ रहा है तो फिर अपने को बात करना पड़ेगा टेक्निकल टीम से कि ऐसा क्यों हो रहा है।
मतलब मुझे 3-4 बार ब्राउजर को क्लोज करके वापस से रीस्टार्ट करना पड़ा, तब जाके चौथी बार में ये कनेक्ट हुआ है। तो ये समस्या अगर और भी बच्चों के साथ आ रही है तो अपने को इसको रेज करना पड़ेगा। खैर, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे मीटिंग स्टार्ट करनी है और अगर मेरा ही कनेक्ट नहीं हो रहा तो बच्चों के एंड से भी तो दिक्कत आ ही रही होगी। मैं देखता हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बात करना शुरू किया था। देखो, ये सारे प्रोसेसेस आपको केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है, कोई भी नया बात हम आपको बिल्कुल नहीं सिखा रहे, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो केमिस्ट्री से अलग हैं और हमको उसको अलग तरीके से ही समझना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोई भी प्रोसेस को डिफरेंट कोऑर्डिनेट वाले ग्राफ पर कैसे डिनोट करना है। जैसे एक आइसोकोरिक प्रोसेस पीवी ग्राफ पर कैसा दिखेगा और पीटी ग्राफ पर कैसा दिखेगा और वीटी ग्राफ पर कैसा दिखेगा, ये तीनों प्रोसेसेस अलग अलग कोऑर्डिनेट में कैसे दिखेंगे, ये चीज हमको समझनी है। तो लास्ट डे भी हमने इसको डिस्कस किया था। आज 2-4 ग्राफ और हम लोग 2-4 और प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो चुका था, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस की। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, बार मतलब प्रेशर होता है, आइसो मतलब सेम प्रेशर प्रोसेस। और यहां पर भी कंडीशन याद रखना कि डीपी को 0 करना है, ना कि डेल्टा पी को 0। अगेन द रीजन इज वेरी मच सिमिलर। हम चाहें तो डेल्टा पी को 0 कर सकते हैं, बट उसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। डीपी जो कर रहे हैं तब इसका मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट, और पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब इस आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन तो हमने एक ही तरीका आपको बताया वर्क डन निकालने का, पीडीवी इंटीग्रल, और कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन इस इंटीग्रल को अब करना आसान है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हमने बोल दिया, मतलब प्रेशर इज नॉट वेरिएबल एनीमोर। जनरली कभी भी कोई गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो प्रेशर वैरी हो सकता है, टेम्परेचर वैरी हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट बोल के ये प्रेशर बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ डीवी बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन v1 टू v2 अगर करोगे तो ये सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा p v2 माइनस v1। डीवी का इंटीग्रेशन भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारा वर्डन का एक्सप्रेशन आ गया। अब वर्डन को पी v2 माइनस पी v1 दोनों जगह प्रेशर p ही रहने देंगे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है पूरे प्रोसेस के दौरान। अब या तो ये एक तरीका है, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हैं और हमको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT के बराबर होता है। मान लेते हैं कि इनिशियल स्टेट में जब गैस था तो उसमें प्रेशर P रहा होगा, वॉल्यूम V1 रहा होगा, और उस समय अगर गैस का टेम्परेचर कुछ T1 रहा होगा, तो बाद में जब उसका वॉल्यूम V2 हुआ, प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। और यहाँ पर PV2 माइनस PV1 अगर हम यहाँ से निकालें, इसको माइनस कर दें, PV2 माइनस PV1 अगर ये निकाल दें तो ये हमारा हो जाएगा nRT2 माइनस T1, और इसी को हम लोग बोल देंगे nR डेल्टा T। तो वर्क डन के दो एक्सप्रेशंस हैं, एक तो PV2 माइनस PV1, ये तो सही है ही, लेकिन इसके साथ जो दूसरा और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है R डेल्टा T। अब आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसमें डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा क्यू हमको पता है, ये हमारा निकलेगा NCP डेल्टा T से। इस प्रोसेस के लिए जो C का वैल्यू होगा वो CP लिखेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
अब सीपी क्या होता है, ऑलरेडी हमने ये रिजल्ट आपको बता दिया है, लेकिन वो आता कैसे है वो हम लोग थोड़ा बहुत यहां से समझ सकते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू हमारा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। ये तो है फर्स्ट लॉ। तो डेल्टा क्यू को हमने किससे डिनोट किया है, एनसीपी डेल्टा टी से डिनोट किया है। और डेल्टा यू तो एक ही फॉर्मूला लेता है हमेशा, एनसीबी डेल्टा टी, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू का फॉर्मूला चेंज नहीं होता। और डेल्टा डब्ल्यू तुम चाहो तो पीवी टू माइनस पीवी वन लिख लो, लेकिन हम ये दूसरा वाला रिजल्ट लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। अब एन और डेल्टा टी ये हर एक्सप्रेशन में तुमको दिख रहा होगा, तुम चाहो तो इसको हटा सकते हो। और यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कल आपको रटने बोला गया था, वो अब प्रूव भी हो चुका है कि ये कैसे आता है। तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, ये जो हमने कल बताया था आपको, इफ यू रिमेम्बर, कल के डिस्कशन में हमने यहाँ पर बताया था आपको, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें रिलेशन जो होता है वो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये जो रिजल्ट कल हमने डायरेक्टली आपको याद करने बोला था, उसका एक तरीके से प्रूफ भी हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारा, जब हम आइसोबारिक प्रोसेस में देखेंगे तो ये आसानी से ये प्रूव भी हो रहा है। वैसे हमको प्रूफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, हमको ये रिजल्ट याद होना। कभी भी सीवी अगर हमको याद है तो सीपी निकालने में हमको तकलीफ नहीं आना। और सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, अगर हमको सीवी याद रहा तो सीपी भी ऑटोमेटिकली ऐड करके निकल जाएगा। वर्क डन समझ में आ गया। डेल्टा यू तो एक ही फॉर्मूला लेता है, डेल्टा यू का कभी फॉर्मूला चेंज नहीं होता। पिछले भी प्रोसेस में हमने डेल्टा यू वही लिखा था, इस बार भी हमने डेल्टा यू वही लिखा है, इसलिए डेल्टा यू का फॉर्मूला प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो हर बार वही रहे। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो अगेन 3 कोऑर्डिनेट्स पर हमको देखना होता है। पहला कोऑर्डिनेट P वर्सेस V, दूसरा हमने बनाया P वर्सेस T। और जिन लोगों को ग्राफ सीखना है वो लोग साथ साथ में काम करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन देख के समझ रहे हैं और अपने से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब दिक्कत होगा। जब आपको टाइम दिया जाए तो उसको कोशिश कीजिए कंप्लीट करने का, तब जाके ग्राफ पर पकड़ बनेगी। नहीं तो मैं ड्रॉ करता जाऊंगा, तुम कॉपी करते जाओगे, बात बनेगा है नहीं। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। प्रेशर कांस्टेंट है, ये हमको समझ में आना चाहिए। प्रेशर को कांस्टेंट करना एक ही तरीके से पॉसिबल है कि अगर हम ग्राफ को पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, तभी प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसके अलावा कोई भी और ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो प्रेशर वेरी कर जाएगा। कोई भी प्रेशर, लेट से कोई भी प्रेशर है, वो पूरे प्रोसेस के दौरान सेम रहना चाहिए ना। ये हमारा चॉइस है कि हम इस लाइन के लिए ए और बी किधर लेते हैं। चलिए हमने ए इधर ले लिया और बी इधर ले लिया, और प्रोसेस का फ्लो ए से बी दिखा दिया। ये हमने एक एजम्पशन लिया। हम चाहते तो ए इधर करके इधर से इधर दिखा सकते थे, लेकिन इस एजम्पशन के अनुसार अब हमको बाकी के सारे प्रोसेसेस शो करने पड़ेंगे, उसमें ए और बी उसी तरीके से दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बात करें पीटी ग्राफ की। अब पीटी ग्राफ पर अगेन प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर से एक लाइन बिल्कुल सेम लॉजिक से ऐसे ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब किधर ए होगा और किधर बी होगा, क्योंकि यहाँ तो प्रेशर कांस्टेंट हो चुका, लेकिन हमारा ए किधर होना है, इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है। हमारा जो पहला प्रोसेस है हमने उसमें जंक्शन लिया है ए से बी, तो ए से बी जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है। और आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग हमेशा जब भी जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। अब आप खुद देखो, V इज इक्वल टू NR बाई P इंटू टी, या फिर यू कहें कि T इज इक्वल टू P बाई NR इंटू V। ए से बी वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, और ये अगर पूरा का पूरा टर्म जो ब्रैकेट में हमने लिखा है ये कांस्टेंट अगर हो गया,
कांस्टेंट ही है, प्रेशर कांस्टेंट है, एन और आर कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर को तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे हमको थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर इस प्रोसेस के दौरान बढ़ रहा है। तो यही चीज हमको यहाँ भी जस्टिफाई करनी पड़ेगी। इसलिए हमको ए इधर ही बनाना है और बी इधर बनाना है, ताकि ए से बी टेम्परेचर बढ़े। अगर हम ए इधर बना देते और बी इधर बना देते तो टेम्परेचर घटने लगता, जबकि ये जो प्रोसेस है वो बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया। अब यही ग्राफ को हम वीटी पर कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं तुम लोग को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करो, और जिनका हो जाए वो हैंड रेज करेंगे। ओके, श्रावणी बताइए कैसा ग्राफ आपका आया है, वीटी ग्राफ? सर कनक आप बताइए। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कैसा? मतलब पैरेलल टू v टी is एक्सिस? directly proportion v is directly proportional to t वाला। ऐसा मतलब ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन? हाँ, ओके, ओरिजिन से पास देखो, करता हुआ नहीं, ओरिजिन के थोड़ा आगे। अरे हाँ, मतलब वो जैसे ऐसा लाइन आएगा या ऐसा लाइन आएगा? हाँ, दूसरा नीचे वाला वाला, ये वाला या ये वाला? दूसरा वाला, नीचे वाला। है ना? हम्म, देखो, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि हम इसको दिखाएंगे नहीं कभी, ऐसा डॉटेड वे में दिखाते हैं। लेकिन अगर इस लाइन को हमको किसी को बताना हो तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। कभी भी कोई ग्राफ इस तरह से हो ताकि वो ओरिजिन से पास करने वाला हो, तो हम कहीं भी उसको ड्रॉ करें, बट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन यही होगा। अब जिन लोगों से ये हो गया अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हुआ, ऑलरेडी हमने यहाँ पर वी और टी में एक रिलेशन निकाल के बैठे हैं। सी, इफ यू सी, यहाँ पर ऑलरेडी तो रिलेशन निकला पड़ा है पहले से ही। एन आर बाई पी पूरा का पूरा कांस्टेंट है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स काइंड ऑफ रिलेशन, ये बहुत पहले से निकाल के रखे हम। ये तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है ही, इसमें सोचना क्या है। और दूसरी बात कि ए किधर होगा बी किधर होगा, तो ए से बी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बस सबको वॉल्यूम बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाना है। कोई भी एक बात को देखोगे तो साफ साफ समझ में आएगा कि ये हमारा ग्राफ होना चाहिए। तो ग्राफ हम कैसे एक कोऑर्डिनेट से दूसरे पर शिफ्ट कर रहे हैं, ये धीरे धीरे इस पर अपना ग्रिप बनाना शुरू करो, क्योंकि एकदम से जब ये सारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा और तब तुम शुरुआत करोगे ग्राफ को, सर दर्द पकड़ेगा ऐसा कि दर्द सेरोडोन से भी सही नहीं होगा। जब हम बता रहे हैं कि ग्राफ कैसे शिफ्ट हो रहा है तो पूरे तन्मयता से उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, और साथ साथ में कोशिश करो कि मेरा ग्राफ वाला दिक्कत जो है वो ना बाद में उभरे। इसी कारण ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स बच्चे छोड़ते हैं। दो प्रोसेस के बारे में हमने मोस्टली बात कर ली। मोलर हीट कैपेसिटी की अगर जहां तक बात है तो वो तो हमको पता है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सीबी होता है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए सीपी होता है, और उन दोनों के वैल्यूज याद कर लिए हमने। सीपी और सीबी के बीच का रिलेशन भी हमको एक तरीके से डिराइव हो गया, कल ये हमने याद करवाया था। अब जो थर्ड प्रोसेस बात करेंगे वो है आइसोथर्मल। नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल।
जितने भी प्रोसेस हैं उसमें dt, ये आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, dt इज इक्वल टू 0। अगेन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 इज नॉट द कंडीशन, और t हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ बोलिए। सर अगर ऐसा कोई ऐसा स्टेटमेंट आया और उसे ट्रू और फॉल्स बोलना है, और ऐसा स्टेटमेंट है कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम, तो इसे सही मानेंगे ना? नहीं, गलत मानेंगे। सर पर dt 0 है तो मतलब एंड में तो डेल्टा टी भी 0 ही होगा ना? नहीं, ऐसा बहुत सारा प्रोसेस हम बना सकते हैं ना। dt 0 होना और डेल्टा टी 0 होना, तुम शायद क्लास में नहीं थे इसलिए। मान लो ये v वर्सेस t का ग्राफ है और हमने समहाउ कुछ ऐसा मेंटेन किया, ये हमारा a है और ये हमारा b है, प्रोसेस a से b जा रहा है, फाइनल टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही है, तो यहाँ पर डेल्टा टी अगर निकालेंगे तो 0, डेल्टा टी 0 है लेकिन dt 0 नहीं है, क्योंकि dt इज स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस, स्मॉल चेंज कहीं 0 नहीं है, इसलिए ये कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हो ही नहीं सकता। और अगर स्टेटमेंट में आ रहा है कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो क्या वो प्रोसेस आइसोथर्मल है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आइसोथर्मल होने के लिए थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अदरवाइज dt 0 होगा। ओके सर। ये हमने बताया था, आप उस दिन शायद नहीं थे क्लास में, इसलिए ये बात आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हमेशा रखना, डेल्टा को 0 करना और dt को 0 करना, ये दोनों में थोड़ा फर्क होता है, और इधर बहुत बार बच्चे फंस जाते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने से देखो कितनी सारी बातें अपने आप निकल के सामने आएंगी। जैसे डेल्टा यू, यू सी, डेल्टा यू का फॉर्मूला था NCV डेल्टा टी, हम कर रहे हैं डेल्टा टी 0 और dt 0, तो डेल्टा टी भी तो 0 ही होगा। अगर ये हो गया तो डेल्टा टी 0 का मतलब डेल्टा यू 0। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0। और अगर हमसे पूछा जाए कि मोलार हीट कैपेसिटी क्या होगा, व्हाट विल बी द मोलार हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? कौन बताएगा? सर अभी आपने क्या बोला, प्लीज रिपीट कर लेना। मोलार हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? हाँ श्रावणी, आप बताएं। सर क्यों? क्यों होगा इन्फिनिटी? सर मैंने रट लिया था। ये बात बिल्कुल सही बोले हो, बहुत बच्चे लड़ते हैं। चल मरार तुम बताओ। सर जो डेल्टा क्यू है वो NC डेल्टा टी है, तो जो C होगा वो डेल्टा क्यू बाय N डेल्टा टी है, और डेल्टा टी 0 है तो वो डेल्टा क्यू बाय 0 होगा, तो वो इन्फिनिटी होता है। इसने मैथमेटिकली इस बात को एक्सप्लेन किया, आप लॉजिकली इस बात को बता सकते हो कि हमने हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन किया है। हीट कैपेसिटी कोई भी हो, मोलर हीट कैपेसिटी है तो एक मोल के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो भी हीट लगेगा वही होता है हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। अब हम इस प्रोसेस में टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है, तुम जितना हीट डालना है डाल दो, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट डाल दो, तब भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी? इन्फिनिटी। एक बॉडी जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है उसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, बाय द सेम रीजन, क्योंकि अगर उसकी फाइनाइट हीट कैपेसिटी होगी तो उसका हीट अगर उसमें डालेंगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो बहुत बार क्वेश्चन में अ बॉडी हैविंग टेम्परेचर 80 डिग्री एंड इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी ऐसे वर्ड दिया रहता है। अब बच्चे देखते हैं कि इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, अब उनका दिमाग घूम जाता है, जबकि वो सिंपली ये बोल रहा है
कि इस बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जैसे सराउंडिंग को हम लोग बोल देते हैं इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर जनरली चेंज नहीं होता। अब ये भी थोड़ा सा मतलब इलॉजिकल बात है, सुबह में कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। बट हमारे एसी का जो भी मतलब मान लो वेंट है या एसी का जो क्या कंप्रेसर है, उसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बदल रहा है, ऐसा बात नहीं है। अगेन ये बात भी बहुत अच्छे हद तक ट्रू नहीं है, क्योंकि एक साथ अगर सारे लोग अगर एसी चला देंगे तो डेफिनेटली इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बट तुमको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि जिस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब ही होता है इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। उसमें से कुछ भी हीट ले लो, कुछ भी हीट दे दो, इट विल रिमेन एज इट इज। जैसे समुद्र से पानी निकालना, निकाल दो डाल दो एक ही बात है। लेकिन अगर युद्ध स्तर पर समुद्र से पानी निकालने लगा जाए, किसी नदी से पानी निकालने लगा जाए, तो फाइनली वो भी एक फाइनाइट चीज की तरह ही बिहेव करेगा। इनफाइनाइट बोल के कुछ नहीं होता। तो लॉजिकली हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी जो है कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को 0 पुट कर देंगे तो हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। वो भी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग इसमें वर्क डन क्या होगा वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है। वर्क डन को हमारा कोई दूसरा तरीका है नहीं, पी डीवी इंटीग्रल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बार हम लोग पी को बाहर नहीं निकाल सकते। आइडियल गैस इक्वेशन से अगर हम बात करें तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। और इस बार टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि किसी भी दो स्टेट पर चीजों को अगर इक्वेट करना हो तो बहुत बार हम लोग ने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इसको यूज किया था। इफ यू रिमेम्बर, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बबल और ये जो एक एयर बबल है वो नीचे रहता है तो उसका रेडियस आर है, जब वो सरफेस पर आता है तो 2r हो जाता है। तो डेप्थ ऑफ द लेग कितनी है, इस तक ये क्वेश्चन जब हमने किया था तो हमने कहा था कि इसको एक आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह देखेंगे और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये कैसे होता है, ये इसी तरह होता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और एनआर भी तो कांस्टेंट ही है, तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। मतलब पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी दोनों स्टेट में पी और वी का मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। और इस तरीके से जब हम पी डी भी लिखते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर इनिशियली प्रेशर P1 है, बाद में प्रेशर P2 हो जा रहा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर P को हम V के टर्म्स में लिख दें तो बात बन सकती है। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम P को nRT बाई V ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर को nRT बाई V ऐसा लिख सकते हैं। तो रिप्लेस कर दो इसको, nRT बाई V dV, V1 टू V2। अब nRT तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा nRT, और इंटीग्रेशन है तो क्या होगा, dV बाई V, dx बाई x, dt बाई t। तो ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, इसका बोलता है ln x। इसको हम लोग लिख लेंगे nRT ln V, और लिमिट पुट करेंगे V1 से V2। तो यहाँ पर लिखोगे nRT ln V2 माइनस ln V1, और ln A माइनस ln B को हम लोग जानते हैं, ये हो जाता है nRT ln V2 बाई V1। तो ये हमारा वर्क डन का फाइनल एक्सप्रेशन है। वैसे वर्क डन के दो एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं, एक nRT ln V2 अपॉन V1, एक तो ये है ही, और इसी के साथ एक दूसरा एक्सप्रेशन और भी हो सकता है। तुम देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ छोटे से में कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जब हम ये लिखते हैं तो कहीं ना कहीं V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2 ये भी तो लिखा जा सकता है। और इसी रिजल्ट को अगर यहाँ रेप्लिकेट कर दें तो nRT ln जो V2 बाई V1 है, इसको P1 बाई P2 लिखा जा सकता है।
बस याद रखना कि ये जो 2/1 और 1/2 ये अलग अलग होते हैं, ये नहीं कि V2/V1 है तो इसको P2/P1 कर देना, गलत हो जाएगा। तो हमको 2 रिजल्ट जरूर मिले हैं, जो रिजल्ट जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा यूज करेंगे, लेकिन दोनों में सीक्वेंस रिवर्स होगा, एक में V2/V1 तो दूसरे में P1/P2। तो कोई एक याद रखो और दूसरे में सीक्वेंस चेंज होता है ऐसा, या फिर तुमको अगर ये रिजल्ट पता है, ये तो बहुत कॉमन रिजल्ट है, तो इससे यूज कर सकते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज हमारे लिए नहीं है, और इसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है, बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। अब बात आती है ग्राफ की, कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीवी ग्राफ। तो यहां पर इक्वेशन एक्चुअली बनेगा क्या, इक्वेशन बन रहा है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के जैसा ये बात हो गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ बात हो गया। और इसका जो ग्राफ का नेचर होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब कायदे से देखा जाए तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ होगा। दैट इज नॉट गोइंग टू बी ए स्ट्रेट लाइन। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग आइसोथर्म। ये जो ग्राफ है इसका नाम है आइसोथर्म बोलते हैं इसको। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर हमारा T1 रहेगा। मान लेते हैं एक और गैस को हमने कोई दूसरे टेम्परेचर T2 पर रखा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीवी ग्राफ ड्रॉ किया, और उसका ग्राफ आ रहा है कुछ ऐसा, लेट्स से कुछ ऐसा, और ये टेम्परेचर हमको दिया गया है T2। तो क्या हम T1 और T2 में कमेंट कर सकते हैं? कैन वी कमेंट ऑन T1 एंड T2? बड़ा छोटा बराबर, सब इनसफिशिएंट डेटा, कोई भी ऐसा बात बोल सकते हैं? कोई नहीं? हम मल्हार बताइए T2 बड़ा होगा T1 क्यों? से। सर अगर हमने वॉल्यूम फिक्स्ड किया तो उस वॉल्यूम पे जो प्रेशर है वो T2 पे ज़्यादा होगा, तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो टी की वैल्यू भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो आइडियल गैस इक्वेशन से देखेंगे तो। वेरी गुड, सिंपल लॉजिक, जो एक्चुअली पूरा एक्चुअल लॉजिक भी एक्सप्लेनेबल है जैसा मल्हार ने बताया, बट आप ऐसा याद रखना इसको कि ओरिजिन से जो लाइन जितनी दूर होगी, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर लो लाइक दिस। तो पहला वाला लाइन नजदीक है मतलब इसका टेम्परेचर कम है, दूसरा वाला लाइन दूर है इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और एक और लाइन अगर हमको ड्रॉ करनी है जो T3 जो T2 से भी ज्यादा है तो इसको और दूर ड्रॉ करेंगे। और मान लो जो T1 और T2 के बीच में तो इसको बीच में से ड्रॉ करेंगे, जो T1 से छोटा होगा उसको यहां ड्रॉ करेंगे। सबका नेचर सेम ही है, ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों लाइन कट करेंगे, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। जैसे 2-3 आइसोथर्म अगर ड्रॉ करने हो, यहाँ पर देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए जैसे 2-3 आइसोथर्म अगर ड्रॉ करने हो तो आप उसको इस तरह से ड्रॉ कर लो, इस तरीके से। और ये हमारा हो गया T1, ये हमारा हो गया T2, ये हमारा हो गया T3। तो जैसा मैंने कहा कि ओरिजिन से जितना दूर उतना टेम्परेचर ज्यादा। तो यहां पर यू कैन से कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। सिमिलरली यहां पर भी T2 इज ग्रेटर देन T1। और हर एक लाइन को आइसोथर्म कहा जाता है, आइसोथर्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान में रखना है। और ये पीवी डायग्राम है, ये भी ऐसा नहीं कि कोई भी डायग्राम पर ये ऐसा दिखेगा, ये पीवी डायग्राम है। पीटी पर और वीटी पर ये कैसा दिखेगा वो अपने को भी बाकी है देखना। तो मैं कोई भी जैसे यहाँ पर T1 वाला जो ग्राफ है उसमें ए और बी दिखा देता हूँ। उसमें हमारा ये पॉइंट को हमने ले लिया ए और ये पॉइंट को हमने ले लिया बी, और ग्राफ को ए से बी मूव कराया।
हम देख सकते हैं कि ए से बी में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अगर हम इसका पीटी ग्राफ बनाए, ये हमारा पीटी ग्राफ है और ये हमारा वीटी ग्राफ है। तो पीटी ग्राफ पर ये कैसा दिखेगा और वीटी ग्राफ पर कैसा दिखेगा, चलिए जिनका हो जाएगा वो हैंड रेज करेंगे। प्लॉट कीजिए इसको। ओके, हाँ आध्या आप बताएं पीटी ग्राफ कैसा होगा। सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पी। पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस। एक किधर होगा, बी किधर होगा। सर ए ऊपर बी नीचे। वेरी गुड। उन्नति आप बताओ वीटी ग्राफ कैसा होगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वी और पैरेलल टू पी और पैरेलल टू वाई एक्सिस, वी वी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ओके, ए और बी किधर होंगे। ए ऊपर रहेगा बी नीचे। ऊपर रहेगा, ए ऊपर रहेगा और बी नीचे। ए ऊपर रहेगा हाँ सर, ए ऊपर रहेगा और बी नीचे रहेगा, ऐसा। हाँ सर। हाँ किसी का डिफरेंट आंसर है कनक। सर शायद से ए नीचे आएगा और बी ऊपर रहेगा। शायद से मतलब अभी भी कंफर्म नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा। थोड़ा नक्षत्र आप कंफ्यूजन। बताएं सर ए नीचे रहेगा। क्यों। सर प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। हम साफ साफ यहाँ पर देख रहे हैं कि ए से बी जाने पर प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा ना यार, इस प्रोसेस में भी हम वॉल्यूम को घटाएंगे कैसे। यहाँ से ए से बी वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। प्रेशर को घटाना था तो प्रेशर को घटाया, वॉल्यूम को बढ़ाना है वॉल्यूम बढ़ाया। बहुत बार बच्चों को ये लगता है कि यहाँ पर नीचे जा रहा है तो यहाँ पर भी नीचे ही जाएगा। अरे ऐसा क्यों जाएगा, जब ए टू बी प्रेशर घट रहा है तो यहाँ पर हमने प्रेशर को घटाया, जब ए टू बी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। वेरी गुड। आपने थोड़ा सा मिस किया क्या नाम है उन्नति, बाकी फिर भी बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं ग्राफ को समझने में, दैट इज वेरी वेरी गुड। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है बच्चे एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, ग्राफ को एकदम देखना ही नहीं चाहते। तो अभी तक हमने टोटल 4 प्रोसेस डिस्कस किए और चारों प्रोसेस के कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है उनको थोड़ा बहुत हमने समझने की कोशिश करी। इसके अलावा और भी प्रोसेस हैं, उनके ग्राफ भी हम समझ सकते हैं, लेकिन ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ग्राफ जो भी प्रोसेसेस है उनके ग्राफ जो है वो टोटली स्ट्रेट लाइन नहीं होते, वो कर्व होते हैं। स्ट्रेट लाइन वाले जितने ग्राफ होते हैं वो इन्हीं 4 प्रोसेस के इर्द गिर्द है। तो मोस्टली जो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना वो इन्हीं 4 प्रोसेस से आएंगे। मैं तुम लोग को 1-2 क्वेश्चन पहले उस पर करा ही देता हूँ, तब जाके फिर हम इससे आगे और भी प्रोसेस पर बात करेंगे। पहले 1-2 क्वेश्चंस इस पर कर ही लिया जाए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
जैसे देखो, ये एक प्रोसेस है, ये हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है और ये पीटी ग्राफ दिया हुआ है। सी, क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूरा दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस हमको ड्रॉ करके दिया है, इसी के करस्पॉन्डिंग तुम एक पीवी ग्राफ बनाओ और इसी के करस्पॉन्डिंग एक वीटी ग्राफ बनाओ। ये क्वेश्चन तो है ही, इस क्वेश्चन को तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ अपने को ये दोनों ग्राफ इसको इस पर ट्रांसफॉर्म करना है। इसके लिए तुमको मैं देता हूं 5 मिनट, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आई होप क्वेश्चन सबको अच्छे से विजुअल है। अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट पूछ रहा है। अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं भी हो तो चलेगा, अभी इसके लिए हो सकता है तुमको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तो ये क्वेश्चन मत करो, बस इस ग्राफ को लो और हमको ट्रांसफॉर्म करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, बट इसके लिए भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कम पड़ेगा तुम लोग को शायद। एक्चुअली मिल ही गया मेरे को क्वेश्चन, छोड़ो। चलो, ये बेटर क्वेश्चन है, पहले इसको ट्राई करो, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को भी करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा अभी। पहले इस क्वेश्चन को अगर हम लोग कर लें तो ये फिर भी थोड़ा सा जो चीज हम अभी सिखाना चाहते हैं वो चीज के बहुत क्लोज है। इसमें सर उसके जो एरोज है वो करेक्टली नहीं दिख रहा, मतलब जो हाँ हाँ, डायरेक्शन है उसका। मैं बना दे रहा हूँ, मैं बना दे रहा हूँ। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के एरोज ऐसे हैं और आंसर में भी ये एरोज ऐसे हैं। इसमें ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जो बच्चा आज अच्छे से बना देगा, मुझे लगेगा कि हमने कुछ उसको तो सिखा ही दिया। और ये ग्राफ सामने है, हम ये ग्राफ एक्चुअली देते नहीं है, हम डायरेक्ट बनवाते हैं। ये हमको ऑप्शन तो दिख रहा है तो हमको देख के समझ में आ जाएगा, ये हम देख के मार्क कर देंगे, लेकिन ये नहीं हो तब भी हम इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे समझेंगे, ये सब हम सिखाते हैं। ओके, मल्हार ने कर दिखाया। आंसर्स लूंगा मैं, पहले बाकी लोगों को भी ट्राई करने दो। वाह, कृष्णा ने भी किया है, चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। अध्याय ने भी कर लिया, गुड, वेरी गुड। हर्षिता बच्चे, चैतन्य, तानवी, तानवी नहीं दिख रही है आज। कृतिका, आप कनेक्टेड हो? आपका माइक लगता है
ऑन नहीं है या कुछ इश्यू है नेट का? ओवी, ऋतुपर्णा, सब लोग को करना पड़ेगा, ये ऐसे चलेगा नहीं। देखो, ओके चलो मैं आंसर लेता हूँ। कृष्ण आप बताओ, ये जो पहला वाला डायग्राम हमने दिया था इसका आंसर कौन सा है? सर थर्ड। ओके, और दूसरा आंसर मैं ओवी से लूंगा, बहुत दिन के बाद ये हैंड रेज की है। ये वाला क्वेश्चन कर लिए है ओवी? सेकंड वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है सेकंड ये वाला पहला ही किया। कर रही हूँ अभी, फर्स्ट वाला चलो ये पहला वाला का कौन सा आंसर है? सर मुझे फर्स्ट सेकंड और वाले थर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा, सेकंड और थर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके कोई बात नहीं। और किससे ले हैं? चलो कनक आप बताओ, ये फर्स्ट वाला डायग्राम का ही अभी आंसर मैं ले रहा हूँ, कौन सा आंसर है? थर्ड है सर। ओके, देखिए ये जो ग्राफ है, मैं पहले इस ग्राफ को लेता हूँ और आंसर सॉल्यूशन जो है उसको बाद में देखेंगे। हमको तो पहले इंडिपेंडेंट तरीके से ग्राफ ही ड्रॉ करने डायरेक्ट आना चाहिए, को ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो प्रोसेस है, पहले एक बार वो मैं प्रोसेस ले लेता हूँ। इस तरह का हमारा एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ABCD और सेंस, ये एक बार अच्छे से देख लो। ABCD ये है और ये हमारा सेंस ऐसा दिया हुआ है, और ये हमारा P दिया हुआ है और V दिया हुआ है। सबसे पहला जो काम हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन में करना चाहिए, जिनको कुछ नहीं आता, जिनको ग्राफ देख के ही एलर्जी आ जाता है एकदम, उनको क्या करना है? सारे प्रोसेस को पहचानना है। AB कौन सा प्रोसेस है, BC कौन सा प्रोसेस है, CD कौन सा प्रोसेस है और DA कौन सा प्रोसेस है। पहले तो यही काम करना है कि ये प्रोसेसेस हैं कौन। जैसे तुम देखोगे A से B ये हमारा एक Y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, मतलब ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। BC, B से C ये हमारा एक आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट, ये आइसोबारिक। सिमिलरली CD अगेन एक आइसोकोरिक प्रोसेस, और चौथा DA ये आइसोबारिक। तो दो आइसोबारिक हैं, दो आइसोकोरिक प्रोसेस है, और हमको इसको VT ग्राफ पर शो करना है। इसका PT ग्राफ भी हम बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। पहले VT चूंकि क्वेश्चन में है तो VT देख लो। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन से चेक करने से ज्यादा अच्छा है तुम इस ग्राफ को बनाना सीखो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे A से B। A से B एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, देख रहे हैं, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो हमको कहीं पर भी एक लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसा, चाहे तुम यहां करो, कहीं करो, शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने से हमको एक आइडिया समझ में आता है कि हमको लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, लेकिन करनी तो जैसे बताया वैसे ही है, ऐसा एक लाइन कहीं भी ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो चलो हमने ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब A किधर B किधर, तो देख रहे हैं कि A से B हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो अगर थोड़ा ध्यान में रखें तो P इज इक्वल टू nR/V इंटू T। मतलब क्लियरली तुम देख रहे हो कि अगर प्रेशर को बढ़ना है तो टेम्परेचर को भी बढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि हमारा जो A होना चाहिए वो ये होना चाहिए, और B होना चाहिए वो ये होना चाहिए। हम ऑप्शन में देखेंगे ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट सोचने की कोशिश करेंगे जो हमने अभी सीखा है कुछ देर पहले वो कैसे वर्क करता है। तो पहला आइसोबारिक प्रोसेस दिखा दिया। अब उसके बाद है आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस एक VT ग्राफ पर कैसा दिखेगा, तो तुमको Y इक्वल टू mx रिलेशन ये साफ साफ दिख रहा है यहीं पर, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और दूसरी बात कि वॉल्यूम B से C में बढ़ रहा है, तो हमको B से C पर जाना है,
तो डेफिनेटली हमको एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ही ड्रॉ करना है, लेकिन ये भी इंश्योर करना है कि बी से सी वॉल्यूम बढ़े, घटे नहीं। तो ओरिजिन से पास करता हुआ कौन सा लाइन होगा, ध्यान से देखना। ये वो लाइन होगा। हम इसको नीचे लेके चले आते, अगर ये साइकिल उल्टा होता तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो होना ही पड़ेगा, लेकिन बी से सी जाते समय ये वॉल्यूम बढ़ रहा है और वॉल्यूम ऊपर ही जाने पर बढ़ेगा, नीचे आने पर तो घटेगा। ये कोई वाई एक्सिस में भी है, नीचे आने पर घटेगा। तो कहीं अपनी मर्जी से हम सी पॉइंट बना देंगे, कहीं पर भी, कोई ऐसा कितना दूर बनाना है, कितना नजदीक बनाना है, इसका कोई काउंट नहीं है। ये हमारा सी हो गया। अब सी टू डी ये आइसोकोरिक प्रोसेस है और सी से डी में हमारा प्रेशर कम हो रहा है। तो जब प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए अगर टेम्परेचर को कम करना हो तो यहां से दो रास्ते हमको मिल सकते थे। अगर हम इधर जाते तो टेम्परेचर बढ़ता, अगर हम इधर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, और वॉल्यूम को तो कांस्टेंट रखना है तो हम इधर ही जाएंगे। कहां तक जाएंगे, मतलब ये लाइन होगा पैरेलल टू टी एक्सिस। लाइक दिस। अब ये कहां तक जाएंगे मेरे को नहीं पता, ये आगे तक कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन याद रखना कि जब भी एक साइक्लिक प्रोसेस को हम किसी और कोऑर्डिनेट पर लेके जाते हैं तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस ही बनता है। वो कभी भी ओपन साइकिल नहीं बनेगा, मतलब ओपन प्रोसेस नहीं होगा, वो क्लोज ही बनेगा। अब चौथा प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक। और आइसोबारिक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब कहीं ना कहीं हम इस तरह की बात सोच रहे हैं। तो यही तक आके वो डी पॉइंट रुकना था, पहले जा रहा था, लेकिन जब ये लाइन हम यहां से हमको समझ में आया कि यहाँ डी होना है, प्रोसेस का फ्लो हम देखेंगे। अब इसको हमने बिना उसके ड्रॉ किया है, कौन सा मैच कर रहा है, बी सी जो भी तुमने बनाया है बिल्कुल थर्ड ऑप्शन के साथ ही मैच कर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आई बात समझ में, ये बात सबको समझ आ रही है? और अगर समझ में आ रही है तो मेरे को इसके लिए पीटी ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दो। ड्रॉ पीटी ग्राफ फॉर दिस। अगर एक बार में बच्चों ने इसको सही बना लिया तो ग्राफ वाला 50% से ज्यादा काम आज खत्म हो चुका है। चलो ड्रॉ पीटी ग्राफ। इस पीवी ग्राफ पर जो प्रोसेस दिए गए हैं सेम क्वेश्चन है, हमको वीटी ना देके अब पीटी ग्राफ देना है, नया क्वेश्चन। दो मिनट 3 मिनट 5 मिनट जो है उसके टाइम में कोई दिक्कत मत कर, इतना लेना है लो, बट जल्दीबाजी नहीं करना है और पूरा एफर्ट डालना है। अजय क्या इश्यू आ रहा था बच्चे आपको? सर एक्चुअली मेरा लीव हो गया था कुछ इंटरनेट इशू की वजह से, तो मैं वापस से ज्वाइन कर रही थी तो वो ब्लू स्क्रीन आ रही थी, उसके आगे कुछ आ ही नहीं रहा था, लेकिन अभी हो गया, वो सब ठीक हो गया। नहीं फंस रहा है, मैं देख रहा, मैंने देखा है फंस तो रहा है थोड़ा सा। ओके, दो बच्चों ने हैंड रेस किया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। कृष्णा वेरी गुड। देखिए हम लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, ठीक है। मैं एक दो बातें आप लोग से करना चाहता हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। हमारा जो धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है, फरवरी
एंड तक होपफुली वी आर गोइंग टू फिनिश, अदरवाइज फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, उससे ज़्यादा बात नहीं जाएगी। तो हमने बताया है कि उसके बाद हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेंगे और फिर मार्च के एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक जो भी हम क्लास 12 स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपार्ट फ्रॉम आकाश अगर लगाए होंगे या नहीं लगाए होंगे, आई डोंट नो। अगर उनका सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, उनके स्कोर अच्छे आ रहे हैं, या दे आर नॉट लाइक फीलिंग एनी प्रॉब्लम इन फिजिक्स, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी भी तुम्हारे फ्रेंड को या कोई ऐसा है जो तुम्हारे जान पहचान का है और उसको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसका नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्लासेस के बारे में बता सकते हो। तुमको भी किसी ने बताया तभी तुम ज्वाइन किए। और तो मेरा कोई खास है नहीं, हम कुछ भी एडवर्टाइज तो करते हैं नहीं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनका कुछ अच्छा होता है तो वो अपने जूनियर को या अपने जो भी है साथ के उनको बताते हैं, और इसी तरीके से बच्चे ज्वाइन होते हैं। तो दिस विल बी अ हेल्प फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका प्रॉब्लम है। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसका 3 सब्जेक्ट, मैंने देखा है मेडिकल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बायो कर लेते हैं समहाउ, केमिस्ट्री भी एक रिच तक पहुंच जाते हैं, 120 130 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिजिक्स ही उनका ले डूबता है। और एक फिजिक्स की वजह से उनको दोबारा रिपीट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद उसमें भी नहीं होता, फिर रिपीट करना पड़ता है, और इसी चक्कर में वो पड़े रहते हैं। तो रादर दैन कि फिर से वो 1 साल बीते और तब उसका फिर से एक और साल बर्बाद हो। अगर कोई ऐसा सीरियस बच्चा है जो मतलब नीट को लेके सीरियसली बहुत ज्यादा सीरियस है और उसका अभी तक फिजिक्स ग्रिप में नहीं आया है, मतलब फिजिक्स को लेके थोड़ा सा परेशान है वो, तो यू कैन हेल्प। उसमें कोई तुम्हारा कंपटीशन नहीं बढ़ेगा न घटेगा। तुम्हारा कंपटीशन 25 लाख लोगों से है। 25 लाख में अगर 2-4 ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि 25 लाख में 1-2 बच्चा बढ़ गया या घट गया। तो बहुत सारे जैसे प्रीवियस बच्चों का कुछ रीजंस मेरे को, फनी रीजंस मेरे को सुनने में आते थे कि बच्चे नहीं बताते इसलिए कि कंपटीशन बढ़ जाएगा जो वहां पढ़ेंगे तो फिर वो भी अच्छा कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। ये सब फजी लॉजिक्स है। इंडिया में कौन कहाँ कैसे पढ़ रहा है ये हम थोड़े ना जानते हैं। कोई भी बच्चा किस टीचर से कितनी रात को कितने देर पढ़ रहा है ये हम नहीं जानते। हम तो मान लो अमरावती में है तो हम अमरावती के वो भी कितने बच्चों को, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं और जितने देर को इंस्टीट्यूट में दिख रहे हैं, सिर्फ उतने ही बच्चों को देख पा रहे हैं, और नहीं तो कुछ दोस्त वगैरह जो आसपास है। इसके अलावा तो कोई बच्चों को हम देख नहीं रहे, लेकिन बैठेगा वो भी एग्जाम में। तो कंपटीशन बढ़ना घटना ये सब बेकार की बात है। हम अच्छे से प्रिपेयर करें, हमारा बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो, हमारा लेवल पढ़ाई का बहुत अच्छा हो, इस पर हमको काम करना है, ना कि ये करने में कि कंपटीशन कम हो जाए। कंपटीशन क्यों कम होगा भाई? हम इंडिया में पैदा हुए हैं, इतना पॉपुलेशन है, कंपटीशन क्यों कम होगा? कनाडा में थोड़े ना पैदा हुए हैं। तो कंपटीशन रहेगा, वो तो है ही, बट अपने को हमको इम्प्रूव करना है। और अगर तुम हेल्प करते हो किसी की, तो मान लो सपोज किसी को तुमने बताया और उसने अगर ज्वाइन किया या उससे उसको सच में फायदा हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया, तो कभी ना कभी तो तुम्हारा एहसान वो जरूर मानेगा कि यार तुमने बताया था और इसलिए मेरा कुछ फायदा हो गया वहां। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको फी नहीं देना है, फी तो हर जगह देना ही है। कोई भी फ्री क्यों पढ़ाएगा किसी को? फी तो हर जगह जो भी है होगा वो तो देना ही होगा, लेकिन सही जगह पर थोड़ा पढ़ लेगा, ढंग से उसका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। 11 से 12 में बहुत सारे बच्चे 11 में सीरियस नहीं होते। मान लो आप लोग ने सीरियसनेस दिखाई, फर्स्ट डे से आप लोग ज्वाइन कर लिए, अच्छी बात है, वेरी गुड। आप लोग को टाइम भी ज्यादा मिला चीजों को समझने का। बहुत सारे बच्चे सीरियस होने में ही बहुत टाइम लगा लेते हैं, उनको चीजों का ग्रेविटी ही नहीं समझ में आता जब तक 12 नहीं आता। अब मान लो कोई ऐसा है तुम्हारे नजर में, यू कैन सिंपली सजेस्ट, यू डोंट हैव टू फोर्स कि नहीं भाई करो ही करो, जरूरत ही नहीं है। तुम जैसे मान लो कोई ऐसा है जो सफर कर रहा है तो तुम बोल सकते हो कि देखो हम यहाँ करते हैं, या ये ऐसा कुछ हमने सुना है दैट इज हेल्पफुल, वो हो सकता है अच्छा तुम्हारा। बाकी चॉइस उसका करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लासेस तो चलनी ही है
और हमने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर भी डाले हैं, वो स्ट्रिक्टली अपने ही स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़े हैं उनके लिए डाले, और बाकी चैप्टर्स के भी धीरे धीरे ढल जाएंगे, वो एक लिमिट होता है, इसलिए वो बोलिए। तो उसमें क्या है कि अगर मान लो किसी को थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्लासेस कैसे होता या फिर ऐसा ऑनलाइन कैसे, तो यू कैन रेफर कि देखो इस तरह से क्लास होता है, मतलब यू कैन सिंपली शेयर कि ये देखो ये लिंक, ये चैनल है, तुम कोई भी एक वीडियो देख लो, तुमको जो भी लगता है कि ठीक है तो करना है, नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या होता है कि ऑनलाइन होगा, इसमें इसमें भी उनका थोड़ा डाउट रहता है, तो इसके लिए हमने बहुत सारे लेक्चर्स एवी डाल दिए हैं, जो देखना चाहते हैं कि अपना समझे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कितने बच्चों ने, अच्छे देखो इसका जो ग्राफ है वो मतलब मेरे को फोटो शेयर करोगे तब मेरे को समझ में आएगा कि कितने बच्चों ने सही किया है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ और बाकी जिनका सही होगा वो एक साथ हैंड रेज करेंगे, जिनका जिनका ग्राफ एग्जैक्ट मैच वाले जो है वो हैंड रेज करेंगे। मैं ड्रॉ करता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टेप है और बीच में मतलब सबका फोटो शेयर करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। प्रोसेस तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। तो सबसे पहले ए पॉइंट और आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा दिखेगा, तो एक पीटी ग्राफ और आइसोकोरिक प्रोसेस दिखता कैसा है, ये तुम चाहो तो पीछे स्क्रॉल करके देख सकते हो, और नहीं तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन हमेशा हमारे साथ है, पी इज इक्वल्स टू एन आर बाई वी इंटू टी, ये हमको लिखने में बिल्कुल भी कोई देर नहीं है, और पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स काइंड ऑफ रिलेशन। आइसोकोरिक प्रोसेस पीटी ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन दिखेगा, और ए से बी में प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी बढ़ना दिखाना पड़ेगा। तो हम कहीं पर भी ए ले लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन पहले पासिंग थ्रू द ओरिजिन पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो कैसा करेंगे हमको खुद नहीं पता, तो हम लोग कहीं से भी एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। और ये ए ले होगा और ये बी होगा, ये तो श्योर है। क्यों ऐसा, क्योंकि ए से बी प्रेशर बढ़ रहा था तो तुम ऊपर ए और नीचे भी नहीं कर सकते, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन कुछ ऐसा ही होगा, थोड़ा ऐसा बना दोगे, थोड़ा ऐसा बना दोगे, जैसे ही बनाओगे तो ऐसा ही। ओके, अब बी से सी क्या है, आइसोबारिक। तो बी से सी में आइसोबारिक होने के लिए हमको दो तरह के लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, या तो हमारा लाइन आगे जाएगा कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से, या फिर पीछे जाएगा, ये इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। अब हम देखना पड़ेगा कि प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारा बी से सी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है, और वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर को भी बढ़ना पड़ेगा। यू कैन इजीली सी कि T इज इक्वल टू एन आर, सॉरी पी, आइसोबारिक प्रोसेस है तो P बाई एन आर इंटू वी, ऐसा कुछ होगा। तो ये तो कांस्टेंट है, अगर भी बढ़ेगा तो टेम्परेचर को भी बढ़ना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का बात है तो ग्राफ को तो आगे ही बढ़ाना पड़ेगा अपने को। बढ़ाओ, कहाँ तक बढ़ाना है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन कहीं तक ही बढ़ाएंगे तो वहां पर रुकना पड़ेगा। कहीं भी एक पॉइंट मान लिया मैं सी, अब सी टू डी अगेन एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, और वहां पर प्रेशर को घटाना है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो डेफिनेटली यहां से सी को मिलाने की कोशिश करनी है। और हमको इसको ड्रॉ करना है, कहां तक ड्रॉ करना है हमको अभी नहीं पता, लेकिन ये बात तय है कि ए टू डी टू ए हमारा एक आइसो बारिक प्रोसेस है, और आइसो बारिक प्रोसेस के लिए हमारा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टी एक्सिस होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां पर बन रहा है ये हमारा हो जाएगा पॉइंट डी, और प्रोसेस का फ्लो हो जाएगा कुछ ऐसा। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस विल लुक लाइक ऑन पीटी ग्राफ। कितने लोगों का हर चीज सही हो गया, 100% करेक्ट, क्या बात है।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हर्षिता वेरी गुड, बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों ने इस ग्राफ को कन्वर्ट किया, ये बहुत ही इंप्रेसिव बात है, वेरी इंप्रेसिव। जिनका गलत हुआ, 2-3 बार अगर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी बगल में ही एक क्वेश्चन है, जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है ट्राई दिस, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। और याद रखना कि एक साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ हमेशा साइक्लिक ही होगा, ओपन हो ही नहीं सकता। और तुमको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ उठाओ और बिल्कुल जो लॉजिकली हमने तुमको सोचना सिखाया है उसको देख के बनाओ और फिर मैच करो। यहां से ये कौन होगा कौन नहीं होगा ये डिसाइड करने से अच्छा है कि हम खुद बना लें और तब देखें कि कौन सा हमारे ग्राफ के साथ मैच कर रहा है। वो ज्यादा कॉन्फिडेंस तुमको देगा रादर देन कि हम ऑप्शन से जा रहे हैं। एग्जाम में हम ऑप्शन से ही जाएंगे, लेकिन हमको पता होगा कि हम चाहे तो कर भी सकते हैं। ओके कृष्णा बताएं कौन सा ग्राफ आया आपका? सर फर्स्ट। ओके मल्हार आपका? हाँ सर फर्स्ट है। नुपुर? यस सर फर्स्ट। ओके बहुत ही बढ़िया। मैं और 1-2 मिनट देता हूं, बाकी बच्चे भी ट्राई करें। जिनसे नहीं हो रहा है प्रोसेस पहचानने वाला काम तो करना ही पड़ेगा। ए बी कौन सा प्रोसेस है, बी सी कौन सा प्रोसेस है और सी ए कौन सा प्रोसेस है, ये 3 काम पहले कीजिए और उसके बाद काम आगे बढ़ाइए। कनक सेम आंसर है? यस सर। वेरी गुड। उन्नति सेम आंसर है आपका भी? हाँ सर। वेरी वेरी गुड। इतिका आपका आंसर आया कौन सा? सर फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड। चैतन्य बढ़िया। ओवी। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे नए बच्चे भी जो पहले आंसर नहीं करते थे वो लोग हैंड रेस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा हमको, कम से कम इन्वॉल्व हो रहे हैं वो। वेरी वेरी गुड। तो मैं एक बार बता देता हूं जिनसे नहीं हुआ, ये भी एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम है ये और कांस्टेंट है वॉल्यूम ए टू बी, तो ये आइसोकोरिक। उसी तरह से सी टू ए अगर तुम देखोगे तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल। टेम्परेचर कांस्टेंट है नीचे टी, और बी टू सी क्या है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वीटी कर्व पर अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो ये आइसोबारिक ही हो सकता है। अब ये 3 प्रोसेस हमको समझ में आ गए। अब हमको इसका पीटी ग्राफ ड्रॉ कर, सॉरी पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए पीवी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कहीं भी हमारा ए पॉइंट हो सकता है, पहला है आइसोकोरिक, तो डेफिनेटली एक लाइन हमको इस तरह से ड्रॉ करनी पड़ेगी। और ए टू बी हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर ही बढ़ना पड़ेगा, इसलिए ए इधर होगा और बी इधर होगा। अब बी टू सी हम देख रहे हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस है और उसमें टेम्परेचर घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। यू सी वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो आइसोबारिक प्रोसेस में हम आगे जाना चाहिए पीछे जाना चाहिए, तो यहां पर हम आगे नहीं जा सकते, हमको पीछे जाना पड़ेगा। अब देखो हमने जो ग्राफ पहले ड्रॉ किया उसमें जगह ही नहीं बचा, तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, थोड़ा करके पता चला कि ये थोड़ा नजदीक बन गया है तो हम दूर बनाएंगे। गलती कुछ भी नहीं होता, जब हम करने लगते हैं तब चीजें अपने आप सही होने लगती हैं। अब हमने जानबूझ के ए बी को थोड़ा दूर कर दिया। अब बी से सी आइसोबारिक और वॉल्यूम को भी कम करना था, ये बात सिर्फ इसी तरीके से दिखाई जा सकती है।
और C2A एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और हमने बताया है आइसोथर्मल पीवी ग्राफ पर कैसा दिखता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप कुछ ऐसा। अब ये ग्राफ हो गया, अब देख लो इसमें कोई इजीली सी ए में 1 मैच कर रहा है। तो अगर तुम इस पर थोड़ा बहुत काम कर लो आज के आज, तो तुम्हारा ये समस्या ग्राफ वगैरह बहुत क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और भी क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। तो एक और प्रोसेस जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं, और इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो अब इस प्रोसेस का क्या मतलब है और इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये बहुत ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम के इसी से पूछे जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रोसेस बोलते हैं इसको, और इसका कंडीशन जो है वो होता है PV टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब तुम कह सकते हो कि सर x अगर 0 हो गया तो यही प्रोसेस हमारा आइसोबारिक भी हो सकता है, अगर x हमारा 1 हो गया तो यही हमारा आइसोथर्मल भी हो सकता है, यही x हमारा गामा हो गया तो ये एडियाबेटिक भी हो सकता है। इसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं किए हैं, आएंगे इस पर। तो ये तीनों वैल्यूज के लिए गामा CP/CV वाला गामा है। इसके अलावा x कोई भी वैल्यू ले सकता है, PV टू द पावर -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, PVQ इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। और बहुत बार ये जो ऐसा हमने लिख दिया ऐसा नहीं देता, इसको देने का तरीका थोड़ा चेंज करेंगे। ये ऐसा कर देगा PCV² इज इक्वल टू C टाइम्स V²। C इज अ कांस्टेंट। अब देख के नहीं लगेगा कि ये पॉलीट्रॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि PV के टर्म्स में वो प्रोसेस नहीं दिया जाता, किसी और टर्म्स में दिया जाता है। जैसे मान लो ये PV टू द पावर x प्रोसेस है, इसको ये रिलेशन अगर हम V और T में निकालना चाहें या P और T में निकालना चाहें तो क्या होगा, ध्यान से देखना। इन सब के लिए अपने को आइडियल गैस इक्वेशन इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसको हम लिख लेते हैं। मान लो PV का जो रिलेशन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हमने लिखा है, इसको हमको P और T में निकालना है। तो उसके लिए सिंपल बात यही है, यहां से हम V को nRT/P इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है PV टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें हम V की जगह लिखेंगे P nRT/P टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना, यहाँ पर P का पावर 1 है और यहाँ पर P का पावर x है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो P टू द पावर 1 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर nRT होल टू द पावर x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। लेकिन nR जो भी पावर अगर लोगे P1 माइनस x T टू द पावर x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई nR टू द पावर x। nR टू द पावर x इस कुछ नहीं है, एक कांस्टेंट ही है, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, P टू द पावर 1 माइनस x T टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो PV टू द पावर x रिलेशन हमको मिला था, अगर वो PT में निकालना हो तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, कैसे मॉडिफिकेशन देखते रहना, मॉडिफिकेशन बहुत इसमें पॉसिबल है और इस पर बहुत होमवर्क करने की जरूरत होती है। P1 माइनस x Tx, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, मैंने K से डिनोट कर दिया। अब दोनों तरफ अगर मैंने पावर 1/1 माइनस x ले लिया, क्या लेना है देखो,
P1 minus x t to the power x और पावर 1 by 1 minus x। तो ये k का भी पावर हमको 1 by 1 minus x ऐसा लेना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट का पावर कुछ भी डालोगे तो कांस्टेंट ही होगा। रिमेंबर दिस, कांस्टेंट का कोई भी पावर कांस्टेंट ही है। तुम k की जगह k डैश लिख दो, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड की चीज देखो, तो p 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट होकर सिंपली p बच जाएगा, और t का पावर क्या बचेगा? t का पावर बचेगा x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट k डैश। अब बहुत बार क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमको पी वी के टर्म्स में ना देके पी टी के टर्म्स में दिया जाए, और खास करके पी का पावर नहीं हो, सिर्फ टी का पावर। तुमको एक एग्जांपल के लिए मैं अगर बोल दूं कि p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर, ये एक प्रोसेस है और इसका कुछ पूछ लिया गया। अब तुमको लगेगा कि अरे यार ये कौन सा नया प्रोसेस दे दिया, लेकिन ये क्या है? p डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू a p t टू द पावर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू a। अब इसको और इसको रिलेट करोगे, तुम देखोगे p का पावर 1 है, यहाँ भी p का पावर 1 है, तो t का जो भी पावर है दैट इज x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ये हमारा हो गया माइनस 2, और यहाँ से x का वैल्यू हमको मिल जाएगा दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2x, और यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और x का वैल्यू हो जाएगा 2। ये x का वैल्यू ही निकालना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। जब भी ऐसे आते हैं बच्चा देखे ही परेशान हो जाता है कि ये कौन सा नया प्रोसेस है, जबकि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही है। तुमको पी वी टू द पावर एक्स के टर्म्स में नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, पी टी के टर्म्स में दिख सकता है, और पी टी के टर्म्स में भी देखो अलग अलग फॉर्म है। यहाँ पर एक हमने निकाल दिया, ये भी हो सकता है, ये निकाल दिया। तुम कहोगे सर अगर p का पावर हो और t का पावर 1 हो, वो भी कर सकते हैं। ये तो अपना थोड़ा दिमाग का काम है। अगर यही पर जो हमने पावर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स लिया, अगर ये सिर्फ 1 माइनस एक्स लेते तो क्या हो जाता है? p, थोड़ा और नीचे लिखता हूं, अगर यहां पर जो हमने पावर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स लिया, यहां पर p 1 माइनस एक्स और tx, इसका पावर हमने अगर 1 बाई एक्स ले लिया होता तो राइट हैंड साइड में तो k डैश होगा, उसके छोड़ दो। अब इसमें क्या हो जाएगा? p 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स t टू द पावर 1 एंड दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो अगर हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा आता कि t का पावर 1 है और p का पावर कुछ दिया हुआ है, तो हम उसको इस तरह से कन्वर्ट कर देते। तो क्वेश्चन क्या दिया है और तुम ये सारे रिजल्ट याद करोगे तो खिचड़ी बन जाएगा, एक का दूसरे में रिजल्ट मर्ज करने लगोगे। ये तो हमने p और t के बीच में रिलेशन बता दिया, तुम चाहो तो v और t के बीच में भी रिलेशन बन सकता है। बोलने का मतलब है हमारा जो pv टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मैं इसको v और t के बीच में रिलेशन बनाना चाहता हूं तो आइडियल गैस इक्वेशन से pv इज इक्वल टू nRT, और हम इस बार हम p को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? nRT बाई v से। तो nRT बाई v इंटू v टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब v नीचे है, पावर 1 है, x यहाँ पर है, तो इसको लिखा जा सकता है t v टू द पावर x माइनस 1, और nr ये तो सीधे सीधे कांस्टेंट डिवाइड बाई nr, तो ये अनदर कांस्टेंट हो जाएगा। तो t v टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट k डबल डैश। ये k डबल डैश k डैश पर इस पर ध्यान मत दो, इतने सारे नाम अलग अलग कहां से लेके आए हम। अब कोई क्वेश्चन दिया जिसमें t का पावर दे दिया और v का पावर 1 कर दिया, तो तुम भी कर सकते हो काम। t v टू द पावर x माइनस 1 होल का पावर लो 1 बाई x माइनस 1, ये k ट्रिपल डैश कर दो। तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे t 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 v k ट्रिपल डैश। तो बोलने का मतलब है कि डायरेक्टली हमको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोल के तो नहीं देगा,
कि भाई ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, चलो तुम इसके लिए काम करो। तुमको कोई ऐसे रैंडम एक रिलेशन देगा, P इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, V इज इक्वल टू पी स्क्वायर 1/PQ, ऐसा करके एक प्रोसेस दे देगा। तुमको उसको एक रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके x निकालना है। सबसे पहला काम x है, ये निकालने आना ही चाहिए। ये जितना भी अभी हमने पिछले 5-7 मिनट में जो डेरिवेशन किए हैं, इसको तुम लोग को घर पर बार बार करना है, एक एक स्टेप कैसे हो रहा है, क्योंकि ये याद करोगे तो भूल जाओगे। और हर बार पीवी में रिलेशन ही मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पीवी में मिले अच्छी बात है, डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा x, लेकिन अगर नहीं दे तो निकालना पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। और एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन पूछते क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। जो क्वेश्चन होता है वो होता है मोलर हीट कैपेसिटी। और इसको मैं प्रूव भी करूंगा अगर तुम लोग कभी कहोगे, या और अच्छा अंडरस्टैंडिंग तुम लोग का डेवलप हो जाएगा। अभी के लिए तो मैं सिर्फ फॉर्मूले दे रहा हूं। C इज इक्वल टू CV प्लस R डिवाइड बाई 1 - x। इसको जितना बार हम बोले कि इंपॉर्टेंट है वो कम होगा। इसको थर्मोडायनेमिक्स से कुछ और याद हो या ना हो, ये याद होना। इसका प्रूफ भी हम बताएंगे कैसे आता है, ये सब चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन नहीं भी प्रूफ बताएं तब भी तुमको इसको रट्टा मार याद रखना है। इतने क्वेश्चन बनेंगे इससे कि तुम खुद ही परेशान हो जाओगे कि सर इतना क्वेश्चन बनता, हमको तो पता ही नहीं था। तो तुम लोग को अभी 1-2 क्वेश्चन अभी के अभी, ताकि तुम लोग को थोड़ा आइडिया लगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तुम केवल नजर घुमाओगे ना तो तुम्हारे आमने सामने इतने सारे क्वेश्चन दिखेंगे, सब इसी फॉर्मूले से। एक क्वेश्चन लो, इस क्वेश्चन को करने में लगभग सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएंगे और ये थोड़ा आसान भी है। चलो, अरे बाप, 13 बच्चे ही बचे। 10:30 बजे के पहले ही बच्चे निकल लेते हैं आजकल। बाकी लोग भी थोड़ा ट्राई करें। अमलहार बताइए कौन सा आंसर है आपका? 7R/4 वाला सेकंड ऑप्शन। सेकंड। आधे आपका? हाँ सर, सेकेंड ऑप्शन। ओके। सबसे पहले तो गैस कौन सा है? मोनोएटॉमिक। और मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमको पता है CV का वैल्यू होता है 3/2R। अब ये याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? CV को तो यूज करना है। दूसरा, प्रोसेस क्या दिया है? प्रोसेस दिया है P इज इक्वल टू AVQ। देख के तो लग रहा है पॉलीट्रॉपिक नहीं है, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको PV⁻³ इज इक्वल टू A ऐसे लिखे तब भी नहीं है। अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल चुका है हमको, और यहां से रिलेट करके हम x लिख सकते हैं -3। अब क्या है? फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू CV 3/2R प्लस R डिवाइडेड बाई 1 - x का वैल्यू -3 है तो -3 डालेंगे। ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि माइनस इग्नोर कर दी। तो 3/2R
प्लस r/4, r को कॉमन कर लो, 3/2 प्लस 1/4, तो ये 6, 7/4 r, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। और भरे पड़े हैं क्वेश्चन इसके। ऐसे क्वेश्चन अगर मैं करने लगूं तो कम से कम 15 तो लिप में मिल ही जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब मैं क्या बोलूं, तुम लोग जाओ देखो, तुम लोग को समझ में आएगा कि कितने सारे क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पर। तो ये फॉर्मूला, सीपीसीवी के वैल्यूज, ग्राफ, इन 2 दिनों में बहुत सारी चीजें कवर हुई हैं। और जो बच्चा काम करना चाहता है वो तुरंत काम करना शुरू कर देगा, और जो बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं वो वेट करेंगे चैप्टर खत्म होने का, उसके बाद भी नहीं करेंगे काम। ये देखो बहुत सारे हैं, मतलब मैं कितना शेयर करूं, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है ये, आंसर भी सेम ही होगा। यहाँ पर P इक्वल टू ABQ है, यहाँ पर KBQ है, इसका भी आंसर निकालोगे वही आएगा। तो है कि ये सेम हो गया, अदरवाइज मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो आप लोग ट्राई कीजिए। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे, लेकिन पहले जो बेसिक बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वही मैं ले रहा हूं। अभी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में बहुत सारी बातें बाकी हैं। अभी हमने सिर्फ मोलर हीट कैपेसिटी और कोई भी प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक कैसे पहचानेंगे और उसका एक्स कैसे निकालेंगे, ज्यादातर बातें हमने उसी के बारे में की है। तो कल हम लोग इसका वर्क डन देखेंगे, फिर एडियाबेटिक प्रोसेस और ग्राफ वगैरह जो भी है वो देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली हमारी परसों टर्म है, उसमें वो टर्म में वेव्स भी आ रहा है, ऑसिलेशन भी आ रहा है और केटीजी भी आ रहा है। तो सर उसके बाद हम लोग फुल फ्री है, तो आप एक्स्ट्रा क्लास बाद में लगा सकते हैं, कल आप हमें ऑफ दे सकते हैं? कर लेते हैं ना कि कल क्लास नहीं रख के संडे रख देते हैं। हाँ सर, क्योंकि मतलब बाद में संडे हम टेस्ट लोग के बाद पूरे फ्री है। संडे इवनिंग में क्लास तो कर ही सकते हो आप लोग, टेस्ट बीत जाएगा तब तक, है ना। हाँ सर चलेंगे। चलो टुमारो नो क्लास, डे आफ्टर टुमारो संडे क्लास, टाइमिंग सेम रहेगा।